लीजिए सुनिए राहुल सांकृत्यायन के लिखे कथा संग्रह वोल्गा से गंगा की 17वीं कहानी रेखा भगत, मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में। काल 1800 ईस्वी। कार्तिक की पूर्णिमा है। गंडक यानी नारायणी स्नान और हरिहर नाथ के दर्शन की भीड़ है। दूर दूर से ग्रामीण नर नारी बड़े यत्न से बचाए पैसे और सत्तू चावल लेकर हरिहर क्षेत्र पहुंचे हैं। बगीचे में उस वक्त कुछ बैल घोड़ों हाथियों को बंधा देखकर किसे उम्मीद हो सकती थी कि यही आगे बढ़कर संसार का सबसे बड़ा मेला बन जाएगा। गाढ़े के अंगोछे में नमकीन सत्तू को हरी मिर्चों और मूली के साथ बड़े स्वाद के साथ खाकर रेखा भगत और उनके 4 साथी एक आम के नीचे कंबल पर बैठे हुए हैं। रेखा की भैंस बिक गई है और अब भी वो अपनी टेंट में उन 20 रुपयों को जब तब देख लिया करता था। मेले के लिए मशहूर था कि जादू से रुपए निकाल लेने वाले चोर आजकल बहुत आए हुए हैं। रेखा का हाथ फिर एक बार टेंट पर गया और इत्मीनान के साथ उसने बात शुरू की। हमारी तो भैंस बिक गई। 3 महीने से मौलू भाई खूब खिला पिलाकर तैयार किया था। 20 रुपये वैसी भैंस के लिए कम दाम नहीं है, किंतु आजकल लक्ष्मी आंख से देखते देखते उड़ जाती हैं। मौला, उड़ जाती हैं और रुपए पैसे का चारों ओर निठाला है रेखा भाई। इस कंपनी के राज में कोई चीज में बरक्कत नहीं। हम मिट्टी खोदते खोदते मर जाते हैं और एक शाम भी बाल बच्चों को पेट भर खाने को नहीं मिलता। रेखा, अभी तक तो हम हाकिम की नजर बेगार अमला फैला की घूस रिश्वत में ही तबाह थे, किंतु कम से कम खेत तो हमारा था। मौला, 7 पुश्त से जंगल काटकर हमने खेत आबाद किया था। सोबरन, मौलू भाई, बघिया का खेत है ना, वहां भारी जंगल था। हमारे मूरिस घिनावन बाबा को वहीं बाघ उठा ले गया, तभी से उस जगह का नाम बघिया पड़ा। जान दे देकर हमने खेत आबाद किया था। इस बीच पतली चीट की सफेद पगड़ी को नंगे काले बदन पर संभालते भोला पंडित की ओर देखकर रेखा ने कहा, भोला पंडित, तुम तो सतयुग तक की बात जानते हो, ऐसा तो गाढ़ प्रजा पर कभी नहीं पड़ा होगा। मौला, खेत हमने बनाया, जोतते बोते हम हैं पंडित, और अब हमारे गांव के मालिक है रामपुर के मुंशी जी। भोला पंडित, अधर्म है अधर्म रेखा भगत। कंपनी ने तो रावण और कंस के जुल्म को मात कर दिया। पुराने धर्मशास्त्र में लिखा है, राजा किसान से दशांश कर ले। मौला, और पंडित, मुझे तो अचरज है, ये रामपुर के मुंशी को हमारा मालिक जमींदार क्यों बना दिया। भोला पंडित, सब उल्टा है मौलू। पहले प्रजा के ऊपर एक राजा था, किसान बस एक राजा को जानता था। वो दूर अपनी राजधानी में रहता था, उसे सिर्फ दशांश से मतलब था, सो भी जब फसल हुई तब। किंतु अब फसल हो चाहे न हो, जमींदार को अपना हाड़ चाम बेचकर, बेटी बहन बेचकर मालगुजारी चुकानी होगी। रेखा, और मालगुजारी का भी पता नहीं पंडित, साले साल बढ़ती जाती है। कोई नहीं पूछने वाला है कि क्यों ऐसा अंधेर खाता है। मुंशी सदा सुखलाल पटवारी आए थे हरिहर क्षेत्र स्नान करने और सस्ता होने पर एक गाय खरीदने, किंतु अब के साल की महंगाई को देखकर उनकी टांग ठहरा गई। उनके बदन पर एक मैली कुचैली मिर्जई और सिर पर टोपी थी। कानों पर सरकंडे की कलम अब भी टंगी थी। जान पड़ता था यहां भी उन्हें सियाहा लिखना है। मसरक के जमींदार के पटवारी होने से वो सोच रहे थे कि इस बातचीत में भाग लें या न लें, किंतु जब गांव की राजनीति छिड़ गई हो, उस वक्त कान मुंह रखने वाले आदमी के लिए चुप रहना मुश्किल हो जाता है। दूसरे दयालपुर उनके मालिक का गांव भी न था, इसीलिए भी दयालपुर के किसानों की बातचीत में हिस्सा लेने में उन्हें कोई हर्ज नहीं मालूम हुआ। मुंशी जी ने कलम को अंगुली में दबाकर घुमाते हुए कहा, पंडित, किसी पूछने वाले की बात करते हो। कौन पूछेगा? यहां तो अपनी अपनी लूट है, पर संपत्ति की लूट है, लूट सके तो लूट। कोई राजा नहीं है। नाजिम साहिब के दरबार में मेरी मौसेरी बहन का दामाद रहता है, उसको बहुत भेद मालूम है। कोई राजा नहीं, 100-200
फिरंगी डाकुओं ने जमात बांध ली है। इसी जमात को कंपनी कहते हैं। रेखा, मुंशी जी ठीक कहते हो। कंपनी बहादुर सुनते सुनते हम समझते थे कंपनी कोई राजा होगा, लेकिन असल बात आज मालूम हुई। मौला, तभी तो जिधर देखो उधर लूट मची है। कोई न्याय अन्याय की खबर लेने वाला है? क्या रामपुर के मुंशी जी की 7 पीढ़ी का भी दयालपुर से कोई वास्ता था? सोबरन, मुझे तो समझ ही में नहीं आता मौलू भाई, ये रामपुर का मुंशी कैसे हमारे गांव का मालिक बन गया? दिल्ली के बादशाह से कंपनी ने लोहा लिया। मुंशी, दिल्ली नहीं सोबरन राउत, मकसूदाबाद यानी मुर्शिदाबाद के नवाब से लोहा लिया। दिल्ली के तख्त से मकसूदाबाद ने हमारे मुल्क को छीन लिया था सोबरन राउत। सोबरन, हम लोगों को इतना याद नहीं रहता मुंशी जी, हम तो दिल्ली ही जानते थे। अच्छा, मकसूदाबाद के हाथ में भी जब राज आया तब भी तो एक ही राजा न था। हमसे जो जुटता बनता मालगुजारी चुकाते थे, लेकिन अब इसको 2 राजा कहेंगे कि क्या कहेंगे? रेखा, सोबरन भाई, 2 राज हुए ही कि नहीं? एक कंपनी का राज, दूसरे रामपुर के मुंशी जी का राज। चक्की के एक पाट में पिसने में कुछ बचने की भी आशा रहती है भोला पंडित, लेकिन 2 पाट में पड़कर बचना नहीं हो सकता, और इसे हम आंखों से देख रहे हैं। मुंशी जी तुम ही बतलाओ, हम लोग गंवार मूरख अनाड़ी हैं, तुम ही हमारे में सगेयान हो या भोला पंडित? मुंशी, रेखा भगत कहते तुम ठीक हो। जमींदार चक्की का दूसरा पाठ है, और वो राजा से किस बात में कम है? रेखा, कम काहे को बढ़कर है मुंशी जी? गांव की पंचायत को अब कोई पूछता है? रवाज है, हम लोग 5 पंच चुनकर रख देते हैं, लेकिन वो किसी काम में हाथ लगाने पाते हैं? सब जमींदार और उसके अमला फैसला करते हैं। झगड़ा हो तो मुद्दई मुद्दा ले दोनों ओर से डांड यानी जुर्माना लेते हैं। 15 वर्ष भी तो नहीं बीता सोबरन राउत, कभी मर्द औरत के झगड़े में भैंस नीलाम होते देखा था? सोबरन, अरे उस वक्त तो सब कुछ पंचायत के हाथ में था। गांव के पंच किसी घर को उजड़ने देते, वो खून तक में सुलह सराकत करा देते थे। रेखा भगत, और बांध खाड़ नहीं देख रहे हो? मालूम होता है उनका कोई गर गुसैया नहीं है। जो पंचायत चलती रहती तो क्या कभी ऐसा होता? रेखा, नहीं होता सोबरन राउत। अपने बाल बच्चे के मुंह में जाब कौन लगा था? पानी बेशी बरसे तो अब खांड साफ करके नहीं रखी है कि बेशी पानी निकल जाए। पानी कम बरसे तो बांध नहीं है कि पानी रोक कर रखे, जिसमें फसल सूखने न पाए। मुंशी, पंचायत में आग लगाकर कंपनी ने ये काम जमींदार को सौंप दिया। रेखा, और जमींदार क्या करता है, हम उसे देख रहे हैं। मुंशी, मैं भी जमींदार का नमक खाता हूं रेखा भगत, जानते हो मसरक के जमींदार का पटवारी हूं, लेकिन ये अन्याय का धन है। अन्याय का जो खाता है गल जाता है। मुझको देखो, 7 बेटे थे, साण से होकर सब उफर पड़े। मुंशी जी की आंखों में आंसू देखकर सबका दिल पसीज गया। उफर पड़े रेखा भगत, अब घर में एक बाधी भी नहीं है पानी देने के लिए, और मालिक की जानते ही हो छपरा की रंडी के पीछे क्या क्या गति हुई। इंद्रिय कटकर गिर गई है रेखा भगत, गिर गई है। ये जो दोनों बबुआ को देख रहे हो, ये खवास के हैं। रेखा, मालिकों में अब ये बहुत चलने लगा है मुंशी जी। सोबरन, खेत गया, गांव गया, 7 समंदर पार के डाकुओं ने हमारे ऊपर घर के डकैतों को ला बिठाया। पंचायत गई, जो 4 अच्छत उपजाते वो भी आगम गया, और जो कभी ठीक से बरसा बूंदी हुई 4 दाना घर आया तो मालिक जमींदार, गोराई चौकीदार, पटवारी गुमाश्ता, कितनों की चौंथ से बचे। मुंशी, पटवारी की लूट को मैं मानता हूं सोबरन राउत, किंतु ये भी जानते हो ना, पटवारी को जमींदार 8 आना महीना देता है। 8 आना महीने में बताओ, हमारे कायथों की जीभ भी नहीं भीग सकती। क्या जमींदार ये बात जानते नहीं? रेखा, जानते हैं मुंशी जी, सब देखते हैं, जमींदार अंधे नहीं है। राजा कंपनी बहादुर डकैत है ही, उसने जमींदार को हमारे ऊपर नया बैठाया सो डकैत, और जमींदार ने और छोटे छोटे एक टोकरी डकैत हमारे सिर पर बैठा दिए। इस पर भी हम कैसे जी रहे हैं? सोबरन, जीते हैं क्या रेखा? अब पेट भर अन्न, तन पर कपड़ा रखने वाला दयालपुर में कोई दिखाई पड़ता है? मुंशी,
कंपनी को क्या फिक्र है सोबरन राउत, उसने माल गुजारी बांध दी है। किस्त के दिन छपरा जा जमींदार तोड़ा डाल आते हैं। कंपनी का दाम दाम चुकता हो जाता है। दयालपुर के किसान मरें चाहे जिएं, जमींदार मार मार कर धुर्रें उड़ा देगा यदि उसकी मालगुजारी ना बेबाक करो। 5 रुपया तुमसे लेता है, 1 रुपया कंपनी को देता है और 4 रुपये अपने पेट में डालता है सोबरन राउत। रेखा, हे भगवान, तुम सो गए या उफर पड़े? तुम काहे नहीं न्याव करते? हम तो हार गए। सोबरन राउत, हाँ हार गए रेखा। सुनाना है, बरई परगना वालों ने एका करके जमींदार को मालिक मानने से इनकार कर दिया था। उन्होंने छपराजा कंपनी के साहिब से कहा, हमारी पंचायत मालगुजारी चुकाएगी, हम जमींदार को नहीं मानेंगे। तो साहिब ने जानते हो क्या जवाब दिया? सूखा बाढ़ की मालगुजारी भी दोगे? सूखा बाढ़ में अपने ही बाल बच्चों का प्राण जलाना मुश्किल है। उस फिरंगी को ये कहते देवराजा का भी डर नहीं मालूम हुआ, और वो भी उसने ऊपरी मन से कहा था। रेखा, उसने पीछे कहा, तुम लोग कंगले हो, जब तुम मालगुजारी नहीं दोगे तो कंपनी बहादुर तुम्हारा क्या लेगा? हम पैसे वाले इज्जतदार आदमी को जमींदार बनाते हैं, जिसे हमारी मालगुजारी बकाया रखने में उसे घर बार नीलाम होने, इज्जत जाने का डर हो। रेखा, तभी तो चरक यानी कोढ़ फूटा रहता है सारे देह में इन फिरंगियों के। ये बड़े निर्दयी होते हैं। सोबरन, बरई वालों को कोई चारा नहीं रहा तो वो जान पर खेले। कंपनी बहादुर होता तो बहादुर की तरह लड़ता, लड़ने वाले से लड़ता। बरई वालों के पास पत्थर कलाए यानी बंदूक था, कंपनी वालों के पास तोप थी, और कहाँ कहाँ से गोरी काली पलटन उतर आई थी। गांव के गांव को जला दिया, स्त्री बच्चों को भी नहीं छोड़ा। बरई वाले क्या करते? मौला, खेती बाड़ी तो इस तरह तबाह हुई और जुलाहों के मुंह में भी जाब लगने लगा है सोबरन राउत। अब कंपनी बहादुर अपना कपड़ा विलायत से लाकर बेच रहा है। मुंशी, हाँ, कल पर का कथा बुना। देखो ये मेरी मिर्जाई उसी की है सोबरन राउत। इतना सस्ता चरखे करघे का कपड़ा नहीं मिलता, इसीलिए इज्जत के लिए लेना पड़ता है। इज्जत का ख्याल है रेखा भगत। मुस्कुराती क्यों हो? सरकार दरबार में जाकर जाजिम पर बैठना हो तब न मालूम हो। रेखा, तुम्हारी इज्जत के लिए नहीं हंस रहा था मुंशी जी, हंस रहा था कंपनी बहादुर राज भी करता है और व्यापार भी। ऐसा भी राज? भोला पंडित, सतयुग त्रेता द्वापर बीते और कलयुग के भी 5000 वर्ष बीत गए, इतने काल में ऐसा राज तो नहीं सुना था। मुंशी, नाजिम के दरबार में एक मुंशी ने कंपनी को फिरंगी डकैत बतलाया था भोला पंडित, और दूसरे ने कहा था कि कंपनी फिरंगी सौदागरों की जमात है। अपने देश से वो सिर्फ व्यापार के लिए आई है। पहले यहां का माल वहां बेचती थी, अब उसने बिलायत में बड़े बड़े कारखाने खोल दिए हैं, जिसमें खुद माल तैयार कराती है और खुद ही बेचती है। मौला, तो मालूम हुआ अब कारीगरों की भी खैरियत नहीं। जाड़ों की गंगा हरी होती है और उसकी स्वाभाविक गंभीर गति और गंभीर हो जाती है। इस वक्त नावों के मारे जाने का बहुत कम डर रहता है, इसलिए व्यापारी इसे व्यापार के लिए सुंदर मौसम मानते हैं। इस समय गंगा के किनारे 4 घंटे बैठ जाने से सैकड़ों बड़ी बड़ी नावें वहां से पार होती देखी जाएंगी। इनमें से अधिकांश पर कंपनी का माल है, जिनमें से कितना ही विलायत से आकर ऊपर की ओर जा रहा है। और पटना, गाजीपुर, मिर्जापुर जैसे तिजारती शहरों के घाटों पर देखते तो गंगा की सारी धार बड़ी बड़ी नावों से ढकी दिखाई पड़ती। पटना से एक बजरा यानी बड़ी नाव नीचे की ओर जा रहा था, जो शोरा, कालीन आदि कितनी ही चीजें विलायत ले जा रहा था। पटना से कलकत्ता पहुंचने में हफ्ते से ज्यादा लगता है, इसलिए 3 कौड़ी दे और कोलमैन में धीरे धीरे घनिष्ठता बढ़ गई। यद्यपि शुरू में एक दूसरे से मिलने में वो हिचकिचाते थे। 3 कौड़ी दे के लिए नकली जुल्फी चोटी यानी विग, पांव में सटे सुत्थन, घुंडी के फीतों में टके बटन, काले कोट के साथ चरका यानी सफेद मुंह, बड़े रोब और भय की चीज थी। किंतु बात का प्रारंभ कोलमैन ही ने किया, इसलिए धीरे धीरे 3 कौड़ी की हिम्मत बढ़ चली। वार्तालाप में 3 कौड़ी को मालूम हुआ कि कोलमैन कंपनी के साहिबों से जला भुना है,
और गवर्नर से लेकर कंपनी के छोटे बड़े एजेंट तक पर भी प्रहार करने में उसको कोई हिचकिचाहट नहीं है। तिनकौड़ी भी कंपनी के नौकरों से खार खाए हुए था। 20 साल तक उसने कंपनी के बड़े बड़े दफ्तरों में किरानी यानी क्लर्क का काम किया। वो गरीब घर में पैदा हुआ था, किंतु उन आदमियों में था जिनका लोभ परिमित और आत्मसम्मान के अधीन होता है। तिनकौड़ी ने जिंदगी भर के खाने के लिए कमा लिया था। किसी पुराने एजेंट की कृपा से लूट के वक्त उसे 24 परगना जिला में 4 गांवों की जमींदारी मिल गई थी, जिसकी आमदनी के देखने से मालगुजारी बहुत कम थी। ये साहिब की मेहरबानी थी, किंतु उस मेहरबानी के प्राप्त करने के लिए तिनकौड़ी ने ऐसा काम किया था जिसका पाप तिनकौड़ी समझता था जन्म जन्मांतर में भी नहीं छूटेगा। उसने साहिब को खुश करने के लिए गांव की एक सुंदर तरुण ब्राह्मणी को उसके पास पहुंचाया था। साहिब लोग उस वक्त बहुत कम अपनी मेमों को लाते थे, क्योंकि 6 महीने के खतरों से भरी समुद्र यात्रा करना आसान न था। तिनकौड़ी की उम्र 45 वर्ष की थी। उसका काला गठीला बदन बहुत स्वस्थ था, किंतु वो रोज सवेरे उठकर दर्पण में मुंह देखता और हाथ की अंगुलियों को निहारता। वो किसी दिन भी कोढ़ फूटने की प्रतीक्षा कर रहा था। ब्राह्मणी के सतीत्व भंग का दंड उसके विचार में यही होने वाला था। साहिबों की झिड़कियों, गालियों, ठोकरों को सहते सहते वो तंग आ गया था। इसलिए अभी नौकरी करने की उम्र होने पर भी घर भर के मर जाने से नौकरी से इस्तीफा दे गांव को लौट रहा था। 20 वर्ष तक चुपचाप बर्दाश्त किए अपमान की आग उसके दिल में भभक रही थी। जब उसने कोलमैन को अपने से भी ज्यादा कंपनी और उसके कर्मचारियों का शत्रु देखा, तो धीरे धीरे दोनों खुलकर बातें करने लगे। कोलमैन एक दिन कह रहा था, ईस्ट इंडिया कंपनी व्यापार के लिए बनाई गई थी, किंतु पीछे इसने लोगों को लूटना शुरू किया। देखते नहीं, जितने साहेब यहां आते हैं जल्दी से जल्दी लखपति बनकर देश लौट जाना चाहते हैं। छोटे बड़े की यही हालत है। क्लाइव ने ऐसा ही किया, लेकिन उसको किसी ने नहीं पकड़ा। वारेन हेस्टिंग्स को अपने लोभ में चेत सिंह की रानियों के भूखे मरने तक का भी ख्याल नहीं आया। अवध की बेगमों को उसने कंगाल बनाया, किंतु उसको हमारे देश वालों ने नहीं छोड़ा। सजा से तो बच गया, किंतु कई वर्षों के मुकदमे में जो कुछ कमाया था चला गया। किसने मुकदमा चलाया साहिब? पार्लियामेंट ने। हमारे यहां राजा मनमानी नहीं कर सकता। मनमानी करने के लिए एक राजा की गर्दन को हम कुल्हाड़े से काट चुके हैं, और वो कुल्हाड़ा अब भी रखा हुआ है। पार्लियामेंट पंचायत है दे, जिसके अधिकांश लोगों को देश के धनी मानी लोग चुनते हैं, और कुछ कुछ बड़े जमींदार खानदान के कारण उसमें लिए जाते हैं। जमींदार कितने दिनों से होते आए हैं साहब? हमारे यहाँ की देखा देखी हिंदुस्तान में जमींदारी कायम हुई है दे। हमारे यहाँ वो कई 100 सालों से चली आती है, किंतु उसके लिए वहां भी जबरदस्ती खेत से किसानों की मिल्कियत छीनी गई थी। जमींदारी कायम करने वाले गवर्नर का नाम जानते हो? हाँ, कॉर्नवालिस। हाँ, विलायत में वो 1 नंबर का कसाई जमींदार है। उसने यहां आकर देखा, जब तक किसान खेतों के मालिक रहेंगे तब तक सूखा बाढ़ के कारण अथवा ज्यादा झड़ी होने के कारण मालगुजारी ठीक से वसूल नहीं हो सकेगी। उसने ये भी सोचा कि 7 समुंदर पार के अंग्रेजों को बेगाने मुल्क में दोस्त भी पैदा करना चाहिए, और ऐसा दोस्त जिसका स्वार्थ अंग्रेजों के स्वार्थ से बंधा हो। जमींदार अंग्रेजों की सृष्टि है। किसान के विद्रोह से अंग्रेजों के राज्य को जिस तरह का खतरा है, उसी तरह जमींदारों को अपनी जमींदारी, अपनी संपत्ति और अपनी इज्जत जाने का खतरा है। इसलिए यदि छोटे छोटे किसानों को मालिक न मानकर बड़े बड़े 25-50 गांवों का एक मालिक जमींदार बना दिया जाए, तो वो हमारी विपद संपद दोनों में काम आएंगे। इस तरह विलायत के इस कसाई जमींदार ने हिंद के किसानों की गर्दन को रेत दिया, इसमें शक नहीं। तिनकौड़ी को अपनी जमींदारी के किसान याद आ रहे थे। जागीरदारों के जुल्म के मारे सारी दुनिया के लोग तबाह हैं, लेकिन इनके दिन भी इन्हें गिने हैं दे। कैसे साहब? फ्रांस के राजा रानी को कुछ ही वर्ष पहले प्रजा ने जान से मार डाला, और उस क्रोधाग्नि में कितने ही जागीरदार जमींदार भी जलकर खाक हो गए। जमींदारी प्रथा उठा दी गई। लोगों ने मनुष्य मात्र के लिए स्वतंत्रता, समानता, भ्रातृभाव का सिद्धांत घोषित किया। मैं फ्रांस में था उस वक्त दे, और फ्रांस के राजा के महलों पर फ्रांसीसी प्रजातंत्र का तिरंगा झंडा फहराते मैंने खुद देखा है।
इंग्लैंड के राजा, जमींदार, जागीरदार आजकल थरथर कांप रहे हैं। और इंग्लैंड में भी फ्रांस वाली बात हुई होती, किंतु एक और बात ने उन्हें बचा दिया। मुझे इसका अफसोस है दे। किस बात ने साहब? देखते नहीं हो विलायती कारखानों का कितना माल हिंदुस्तान की बाजारों में पट रहा है। तुम्हारे यहाँ के जुलाहे सुतकत्तिनें बेकार हो रही हैं, और हमारे यहाँ के सेठों ने अपने कारखाने खोलकर उनमें जमींदारों के अत्याचार से भूखों मरते लोगों को काम दिया। उन्हीं का बनाया माल यहाँ पहुंच रहा है। अभी तक हमारे यहाँ कल हाथ से चलती थी, किंतु अब भाप के इंजन बन रहे हैं, जिनसे चलने वाले करघों के कपड़े और सस्ते होते हैं। अपने यहाँ के कारीगरों को चौपट समझो, चौपट। हमारे यहाँ के कारीगर भी चौपट हो गए हैं, किंतु अब उन्हें इन कारखानों में मजूरी करके पेट पालने भर को कुछ मिल जाता है। यदि ये कारखाने न खुले होते तो फ्रांस की दशा ही हमारे यहाँ भी हुई होती। आदमी को आदमी की तरह रहना चाहिए दे। दूसरे आदमी को जो पशु मानता है, उसे स्वयं और उसके बाल बच्चों को भी पशु बनना पड़ता है। ये ठीक कहा साहिब। मैं अपने दास और नौकर को आदमी नहीं समझता रहा, किंतु जब वैसा ही बर्ताव साहेब लोग मुझसे करते तो मुझे पता लगता है कि आदमी के लिए अपमान कितनी कड़वी चीज है। दास्ता के रवाज को उठाने के लिए विलायत में बड़ा जोर दिया जा रहा है। विलायत में भी दास्ता मानी जाती है। सारी दुनिया में अभागे नर नारियों की खरीद बेच चल रही है, किंतु मुझे आशा है विलायत में जल्द ही उनके खिलाफ कानून बन जाएगा। फिर दासों के मालिक धनी लोग क्या करेंगे? धनी लोग तो नहीं चाहते, और हमारी पार्लियामेंट पर धनिकों का ही प्रभुत्व है, किंतु अब उनमें भी कुछ इसे बुरा मानते हैं। आखिर आदमी की खरीद बेच कितनी बुरी चीज है दे, तुम खुद ही समझ सकते हो। किंतु कितने ही आदमी पाप पुण्य के ख्याल से दास्ता उठाने के पक्षपाती नहीं हैं, बल्कि आजकल कारखानों में लोहे की कलें काम करती हैं। उनका दाम ज्यादा होता है, दास उनकी परवाह नहीं करेंगे। देखते ना हो, बारीक काम दासों को नहीं दिया जाता। जिसकी जिंदगी मौत से तुम रात दिन खेल किया करते हो, वो तो मौका मिलते ही तुम्हारा भारी नुकसान करके बदला लेना चाहेगा। माँ और बछिया को अलग कर बेचने की तरह जब मैं किसी दासी को अपने बच्चों से अलग कर बिकते देखता हूं तो मुझे ये बहुत असह्य मालूम होता है। जिसे असह्य ना मालूम हो वो आदमी नहीं है दे। मैं सोच रहा था, फ्रांस में बिना राजा का राज, क्या कहते हैं उसे साहिब? प्रजातंत्र। प्रजातंत्र क्या राजतंत्र से अच्छा होता है? प्रजातंत्र सबसे अच्छा राज्य है दे। शाहों, शाहजादों, बेगमों और शाहजादियों के ऊपर देश की कमाई का भारी भाग खर्च हो जाता है। पंचायती राज्य को राजा से ज्यादा न्याय, ज्यादा पक्षपातहीनता और सहानुभूति रहेगी। हाँ, मैंने पहले अपने गांव के पंचायती कारोबार को देखा था। उसमें सचमुच ज्यादा न्याय होता था और खर्च में आदमी उजड़ भी नहीं जाता था। किंतु जब से कॉर्नवालिस के जमींदारों ने आकर पंचायत को दबा दिया, तब से लोग तबाह हैं। ये ठीक है दे, किंतु फ्रांस की जनता का उद्देश्य प्रजातंत्र से भी ऊपर था। वो मनुष्य मात्र की समानता, स्वतंत्रता, भ्रातृभाव का राज्य स्थापित करना चाहती थी। हमारे देश के लिए भी। तुम मनुष्य हो कि नहीं? साहबों की नजर में तो हम मनुष्य नहीं जचते। जब तक समानता, स्वतंत्रता, भ्रातृभाव का शासन सारी पृथ्वी पर गोरे काले सारे मनुष्यों में नहीं कायम होता, तब तक मनुष्य मनुष्य नहीं हो सकता दे। कसाई कॉर्नवालिस अपने गोरे किसानों को मनुष्य नहीं मानता। फ्रांस में राजा जमींदार तो गए, किंतु फिर बनियों ने, ईस्ट इंडिया कंपनी के भाई बंधों ने राज्य संभाल लिया, जिससे समानता, स्वतंत्रता, भ्रातृभाव का असली तिरंगा झंडा वहां नहीं फहरा सका। तो फ्रांस में राजा बाबुओं की जगह सेठों का राज्य हो गया। हाँ, और इंग्लैंड के सेठ भी हल्ला कर रहे हैं कि जब हम 7 समुंदर पार हिंदुस्तान का राज्य चला सकते हैं तो इंग्लैंड में क्यों नहीं कर सकते। इसलिए वो राज्य शक्ति को अपने हाथ में लेना चाहते हैं, यद्यपि राजा को हटाकर नहीं। राजा के हाथ में, आपने कहा, इंग्लैंड में शासन की बागडोर है ही नहीं। हाँ, और मैंने इन गोरे बनियों की करतूतें यहां देखी। मुझे देश देखने की इच्छा थी। सुबीता देख मैंने कंपनी की नौकरी कर ली। नौकरी ना करता तो बनिए मुझ पर संदेह करते और फिर मेरा पर्यटन मुश्किल हो जाता। इसीलिए 2 साल तक मैं कंपनी की नौकरी रूपी नर्क में रहा। भले मानुष के लिए नर्क है साहिब। वहां वही निर्वाह कर सकते हैं जो सब पाप कमा, सारा अपमान सह,
धन जमा करने के लिए तुले हुए हैं। कार्नवालिस के किसी अनुचर की कृपा से पाप की कमाई मुझे 4 गांवों की जमींदारी मिली है, किंतु मुझे फल मिल चुका। बीबी बच्चे सब हैजे में मर गए। उस जमींदारी के नाम से दिल कांपता है। मैं भी आपकी राय से सहमत हूं। समानता, स्वतंत्रता, भ्रातृभाव के राज्य से ही पृथ्वी स्वर्ग हो सकती है, मनुष्य अपमान से बच सकता है। लेकिन ये सहमत होने या चाहने से नहीं होगा दे। इसके लिए फ्रांस की भांति हजारों को बलिदान होना होगा, और चुपचाप बलिदान होने से भी काम नहीं चलेगा। बलिदान तो हिंदुस्तानी सिपाही लाखों की संख्या में अंग्रेजों के लिए भी होते रहे हैं। अब बलिदान अपने लिए होना होगा, और जानते सुनते। जानते सुनते? जानते सुनते का मतलब है हिंदुस्तानियों को दुनिया का ज्ञान होना चाहिए। साइंस मनुष्य के हाथ में भारी शक्ति दे रहा है। इसी साइंस के ज्ञान से आदमी ने बारूद और बंदूक बना अपने को सबल किया। यही साइंस तुम्हारे नगरों को बर्बाद कर इंग्लैंड में नए कल कारखानों और नए शहरों को आबाद कर रहा है। उसी साइंस की शरण में तुम्हें भी जाना होगा। और हिंदुस्तान की छुआछूत, जात पात, हिंदू मुस्लिम का अंतर मिटाना होगा। देखते हो, हम किसी के हाथ का खाने में छूत छात का ख्याल रखते हैं? नहीं। अंग्रेज के भीतर धनी गरीब के सिवा और छोटी बड़ी जात पात का कुछ ख्याल है? नहीं। और सती बंद करना होगा। लाखों औरतों को हर साल आग में जलाना, इसे क्या तुम समझते हो भगवान क्षमा कर देंगे? कोलमैन और तिनकोड़ी दे जब कलकत्ता में अलग होने लगे तो उन्हें एक दूसरे से बिछुड़ने का अफसोस हो रहा था। कोलमैन ने आखिर में कहा था, मित्र, हम 19वीं सदी में दाखिल हो गए हैं। दुनिया में उथल पुथल हो रही है। हमें उस उथल पुथल में भाग लेना चाहिए, और इसके लिए पहला काम है छापाखाना और समाचार पत्र कायम कर जनता को विस्तृत दुनिया के हलचल का ज्ञान कराना। अब की साल वर्षा नहीं हुई। जेठ के सूखे ताल वैसे ही सूखे रह गए। भदई, धान, रबी एक छटांक भी नहीं हुई। घर के घर मर गए या उजड़कर भाग गए। धुरदेह का लंबा झील जब सूखा तो 25 कोस के लोग उसके सूखे पेट में पड़े दिखाई पड़ते थे। वो लोग कमल की जड़ भसीड़ खोदने के लिए आए थे, और कितनी ही बार उसके लिए आपस में झगड़ा हो जाता था। दूसरे साल जब वर्षा हुई और मंडुआ यानी रागी की पहली फसल में रेखा हसुआ लगा रहा था तो मंगरी को पास देखकर उसको अचरज होता था। इस साल भर के भीतर धरती उलट पुलट गई मालूम होती थी। घर घर में अधिकांश लोग मर गए थे। घर घर के लोग तितर बितर हो गए थे। रेखा को अचरज इसलिए हो रहा था कि कैसे वे दोनों प्राणी प्राण शरीर को इकट्ठा रखते, अपने भी इकट्ठा रहे। रेखा इसके लिए धुरदेह का बहुत कृतज्ञ था। और भी कभी वर्षा के अभाव के कारण अकाल पड़ा होगा, किंतु इतना कष्ट शायद कभी रेखा के पहले के किसानों को भुगतना न पड़ा होगा। उस वक्त एक सरकार थी जिसको भी लगान कम देना पड़ता था। अब कंपनी सरकार के नीचे जमींदारों की जबरदस्त सरकार थी, जिसके गोराइत प्यादों के मारे छान पर लौका भी नहीं बचने पाता था। हर फसल की कमाई 1.5 महीने भी खाने के लिए नहीं बचती थी। फिर अकाल के लिए किसान क्या बचा रखते। अगहन में जब मगरी ने एक बेटा जना तो रेखा को और आश्चर्य हुआ। अपने 50 साल पर नहीं, क्योंकि मगरी 30 ही साल की थी और कई मरे बच्चों की मां रह चुकी थी, बल्कि अकाल में जब पहले के हाड़ चाम को बचाए रखना मुश्किल था, तब मगरी ने एक जीव को कैसे जिलाया। सूखा यानी अकाल में पैदा होने के कारण रेखा ने लड़के का नाम सुखारी रखा। माघ के महीने में रामपुर के मालिक अपने हाथी, घोड़े, सिपाही प्यादे के साथ दयालपुर आए। रेखा ने सुना था कि मालिक के घर एक भी बबुआ बबुई नहीं छीजे। अकाल में भी उनके यहाँ 7 वर्ष का पुराना चावल चल रहा था। दयालपुर में मालिक की कचहरी गांव के एक छोर पर थी। उसके सामने 25 एकड़ का आमों का एक बाग लगाया जाता था, जिसके सींचने खोदने का काम दयालपुर वालों को बेगार में करना पड़ता था। मालिक ने 50-50 अमूला एक एक घर के जिम्मे लगा दिया था। अमूला सूखने पर 1.25 रुपया दंड देना पड़ता। रेखा के आगे आने वाली पीढ़ी जमींदारी शान को सनातन चीज मानने जा रही थी। उसके लिए सोबरन राउत और रेखा भगत का बतलाया जमींदारी के पहले का जमाना तथा गांव में पंचायतों का राज कहानी होता जा रहा था।
मालिक के प्यादे अकाल के बाद और शोक हो गए थे। वो समझते थे अकाल किसानों के मन को तोड़ने तथा मालिक के दबदबे को बढ़ाने के लिए आया था। अगहन में रेखा की छान पर जब लौकी की बेल में बतिया लग रही थी, तभी से मालिक के प्यादे मंडराने लगे थे। लोग कह रहे थे अकाल के बाद रेखा चिड़चिड़ा गया है, किंतु रेखा को ऐसी कोई बात नहीं मालूम होती थी। पर बात सच भी थी। वस्तुतः अकाल के बाद गांव के दूसरे लोग जितने परिमाण में नीचे उतर गए थे, रेखा उनकी तुलना में बहुत ऊपर था। इसीलिए उसका व्यवहार चिड़चिड़ा जान पड़ता था। रेखा गोराइत प्यादों को छान के गिर्द मंडराते देख बहुत कुढ़ता था। यद्यपि उसने उसे वचन से नहीं प्रकट किया। एक दिन गोराइत दीवानजी यानी पटवारी के लिए लौका तोड़ने के लिए छत पर चढ़ गया। उस वक्त रेखा घर के भीतर सुखारी को गोद में ले पुचकार रहा था। छान के दबने और चरचराने की आवाज सुनाई देते ही रेखा सुखारी को चटाई पर रख बाहर चला आया। देखा गोराइत छत पर चढ़ा लौका तोड़ रहा है। 3 तोड़ चुका है, चौथे पर हाथ डालने जा रहा है। रेखा के शरीर में आग लग गई। उसने आधे गांव तक सुनाई देती आवाज में डांट कर कहा, कौन है हो? दीवान जी के लिए लौका तोड़ रहे हैं, देख नहीं रहे हो? गोराइत ने बिना सिर उठाए कहा। रेखा ने डपट कर कहा, हाथ गोड़ बचाए चुपके से उतर जाओ, सुनते हो कि नहीं? मालिक के गोराइत यानी गांव के चपरासी का ख्याल है ना? खूब ख्याल है, भलमनसी इसी में है कि लौका को वहीं छोड़कर उतर आओ। गोराइत चुपके से उतर आया। दीवान जी सब सुन खून की घूंट उस वक्त पी गए। उन्होंने माघ महीने में मालिक के आने के वक्त के लिए इसे छोड़ रखा। मालिक के आने पर वही गोराइत शाम को रेखा भगत के घर पर आकर बोला, कल से सवेरे ही मालिक के लिए 2 सेर दूध पहुंचाना होगा। हमारे पास भैंस गाय नहीं है, दूध कहाँ से पहुंचाएंगे? जहां से हो, मालिक का हुक्म है। दीवान तो जानता ही था कि रेखा के पास गाय भैंस नहीं है, किंतु उसे तो अब रेखा को ठीक करना था। शाम को ही मालिक के सामने उसने रेखा की सरकशी का खसरा खोल दिया और ये भी कहा कि सारा गांव बिगड़ता जा रहा है। मालिक ने रात ही को तय कर लिया। सवेरे रेखा का दूध नहीं आया। प्यादा के जाने पर रेखा ने गाय भैंस के न होने की बात कही। मालिक ने 5 मुसंडे प्यादों को हुक्म दिया, जाओ हरामजादी की औरत का दूध दुह कर लाओ। गांव के कई आदमी वहां मौजूद थे, किंतु उन्होंने यही समझा कि प्यादा रेखा को पकड़ कर लाएंगे। रेखा को बिना कुछ कहने सुनने का मौका दिए प्यादों ने पकड़कर मुश्क बांध ली। फिर 2 घर में घुस मंगरी को पकड़ लाए। बेबस रेखा खून भरी आंखों से देख रहा था, जबकि उन्होंने चिल्लाती हुई मंगरी के स्तन को पकड़कर गिलास में सचमुच कई धार दूध की मारी। प्यादे रेखा को वैसे ही बंधा छोड़ चले गए। मंगरी शर्म के मारे वहीं मुंह छिपाए बैठी रही। रेखा ने भूली हुई जबान को कुछ देर में पाकर कहा, मंगरी मत लजा, आज हमारे गांव की पंचायत जिंदा रही होती तो बादशाह भी ऐसा नहीं कर सकता था, किंतु इस बेइज्जती का मजा चखाऊंगा। यदि असल अहीर के बूंद का हुआ तो दीवान और रामपुर के मुंशी के कुल में कोई रोने वाला भी नहीं रहेगा। इस अपमान का न्याय यही मेरे हाथ करेंगे। मंगरी आ, मेरे हाथों को छुड़ा। मंगरी ने सावन भादों बनी आंखों के साथ ही रेखा की मुश्कों को खोल दिया। उसने भीतर जा सुखारी को गोद में लेकर उसके मुंह को चूमा, फिर मंगरी से कहा, इस घर से जो निकालना हो निकाल कर तुरंत नहर चली जा, मैं इस घर में आग लगा रहा हूं। मंगरी रेखा की आवाज को पहचानती थी। उसने बच्चे और 2-3 कपड़ों को लिया, फिर रेखा के पैरों पर पड़ गई। रेखा ने स्वर को अत्यंत कोमल करके कहा, तेरी इज्जत नहीं, गांव भर की इज्जत का बदला लेना होगा। जा और सुखारी को बतलाना कि उसका बाप कैसा था। देर न कर, मैं चला बोरसी से आग निकालने। मंगरी दूर जा तब तक घर को देखती रही, जब तक कि उसकी छान से ज्वाला नहीं निकलने लगी। लोग गांव के छोर पर अवस्थित रेखा के घर की ओर दौड़े और रेखा नंगी तलवार लिए जमींदार की कचहरी की ओर। काल को देख प्यादे गोराइत भाग चले। रेखा ने मालिक और दीवान को मारते वक्त कहा, तुम्हारे पीछे रोने वाला नहीं छोड़ूंगा पापियों। रेखा ने अपने वचन को सच किया और प्रतिज्ञा से और भी बड़े पैमाने पर कसाई कार्नवालिस ने कितने ही रेखा पैदा किए। अभी आप सुन रहे थे राहुल सांकृत्यायन के लिखे कथा संग्रह वोल्गा से गंगा की 17वीं कहानी रेखा भगत, मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में।